हाँ, तो ये चैप्टर 3 का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.18 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इनका, आ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलॉन्ग द कंडक्टर। करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक मेटेलिक कंडक्टर दिया हुआ है, जैसा कि हमने बनाया है यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेटेलिक कंडक्टर है और ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रखता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पर ए डबल डैश है, ठीक। यहाँ पर हर जगह पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, अलग अलग है, ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। तो इसमें ये बता रहे हैं इस कंडक्टर में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। वो पूछ रहे हैं करंट कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो सब चीज़ें हमको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले कंडक्टर में इन्होंने बोल दिया है कि स्टेडी करंट है। करंट कैसा फ्लो कर रहा है इसके अंदर, स्टेडी। तो करंट है तुम्हारा स्टेडी। स्टेडी करंट का मतलब करंट हर जगह हर एक पॉइंट पर कैसा रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, कांस्टेंट। बात समझना ध्यान से भाई, कहीं पर भी ये फ्लो करे, करंट यहाँ पर फ्लो करे, यहाँ पर फ्लो करे, यहाँ पर फ्लो करे, करंट की वैल्यू सेम है हर जगह पर, कांस्टेंट ही है वैल्यू, ठीक है, ओके। क्योंकि करंट कैसा है हमारा, स्टेडी करंट है। क्लियर है इतनी बात। चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहे हैं करंट डेंसिटी। अच्छा, करंट डेंसिटी होती क्या है हमारे पास, करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी, ठीक। करंट डेंसिटी होती है हमारे पास J इज इक्वल टू, ठीक है, J इज इक्वल टू I/A होता है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर करंट कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक। करंट तो कांस्टेंट है, ये हम मानते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, हर जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हर एक जगह पर सेम नहीं हो सकती, ठीक। तो इसलिए करंट डेंसिटी को क्या हम लिख देंगे, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमारी नहीं होगी, तो हमारी करंट डेंसिटी होगी ये कांस्टेंट नहीं होगी। उसके बाद पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टर्म होता है, ठीक है, करंट डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, E इज इक्वल टू रो इंटू जे, ठीक। अब तुम खुद ही बताओ, जब यहाँ पर J ही कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तब ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसके जस्ट बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, VD इज इक्वल टू J/NE। ये फार्मूले तुमको याद करने पड़ेंगे। देखो, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो सकता है, मतलब कांस्टेंट हो सकता है, उस पर चार्ज सेम होता ही है, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर बात आ जाती है करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसमें कांस्टेंट नहीं होगी, तो VD भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ VD के कॉन्सेप्ट को तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर तुम एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर जब पहुँचोगे तो यहाँ पर देखोगे कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना छोटा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो थोड़ा तेज़ी से होगा, यहाँ पर VD ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन ज़्यादा तेज़ी से होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेंगे। फिर जब तुम A डैश सेक्शन पर पहुँचोगे तो यहाँ पर VD थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर VD की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर तुम A डैश पर जब पहुँचोगी तो यहाँ पर देख लो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, तो यहाँ पर VD की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। तो VD जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो अलग अलग एरिया पर डिपेंड करती है। कंडक्टर का एरिया अगर अलग अलग है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग अलग आएगी, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि VD हमारा कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला, ठीक है।
अब देखो हम इसके बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। मतलब क्या ओम्स लॉ सारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स पर लागू होता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, इफ़ नॉट गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स दैट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अगर नहीं करता है तो उन एलिमेंट्स के नाम बताओ, ठीक है, जिन पे ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ओम्स लॉ हर एक कंडक्टिंग एलिमेंट्स पर लागू हो, क्योंकि हमारे पास सेमी कंडक्टर्स भी हैं, कंडक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर कि किसमें ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो वो होते हैं डायोड, ठीक है, ट्रायोड एंड वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन के हम थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमको मैक्सिमम करंट चाहिए। ठीक है, ये देखो एक सर्किट मैंने बनाया है। ठीक, ये सर्किट है, तो अगर हमको इस सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहिए, आई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या करते थे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देते थे। ठीक है, अच्छा, तो अगर हमको आई मैक्स चाहिए तो आई का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, जब ई एम एफ दिया हो बैटरी का, तो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता था। ठीक है, तो कैपिटल आर को तो हम ज़ीरो कर देते थे कि हमको चाहिए क्या, आई मैक्स। लेकिन अगर इसका और ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमको करंट का और ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम स्मॉल आर की वैल्यू को भी मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, आर मिनिमम अगर हो तो हमको आर आई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख दो आर मस्ट बी स्मॉल। आर की वैल्यू अगर स्मॉल हो जाए तो हमको आई मैक्सिमम मिल जाएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन के हम लास्ट ऑप्शन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, अ हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलोवोल्ट मस्ट हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो उस सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, रीज़न बताओ क्यों होनी चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे सर्किट में जो अप्लाइंसेस लगे हुए हैं जैसे फ़ैन है, बल्ब है, वो भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो उस डैमेज को बचाने के लिए हमारे घर में जो सर्किट लगा होता है, जो सर्किट बनाए जाते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से अगर वोल्टेज कभी वेरी करे, कम ज़्यादा हो, तो हमारे जो अप्लाइंसेस हैं उन पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, देयरफॉर टू अवॉइड शॉर्टिंग द सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई। ठीक है, कभी कभी वोल्टेज बढ़ने की वजह से वायर भी जल जाते हैं। ठीक है, वायर क्या होता है, वो इतनी जो है करंट को बेयर नहीं कर पाते, इसीलिए वो जल जाते हैं। तो उस शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए, ठीक है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं। ठीक।